आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक नया चैप्टर, जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इस चैप्टर के दोस्तों दो पार्ट हैं, एक है जॉब, एक है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए मैं आपको दूंगा अलग से नोट्स, और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे। पर ये जो आपका जॉब कॉस्टिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे हम आपकी यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं, एक यूनिट की कॉस्ट, जैसे कि हम बैच की कॉस्ट निकालते हैं, एक ग्रुप ऑफ यूनिट्स का जिसे बैच बोलते हैं उसकी हम कॉस्ट निकालते हैं, वैसे ही हम एक जॉब की कॉस्ट निकालेंगे। फर्क इतना है कि जो यूनिट्स होती हैं, जो बैच में यूनिट्स होती हैं, वो सारी की सारी सेम यूनिट्स होती है। एक दवाई का पत्ता आपने देखा, वो एक बैच है, वो एक बैच का पार्ट है और उसमें कई सारी दवाइयां हैं, वो सब सेम नेचर की दवाइयां हैं। हालांकि जो जॉब होती है वो अलग अलग जॉब हो सकती है, यानी हर जॉब दूसरी जॉब से अलग हो सकती है। यही जॉब कॉस्टिंग होता है। और इसमें भी मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड लगता है। सेम वैसे ही कॉस्टिंग होती है जैसे कि हम यूनिट की और बैच की कॉस्टिंग निकालते हैं, जैसे कि हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। पहले हम जॉब कॉस्टिंग के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, जिसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा। इसके बाद आपके जो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। और लास्ट में, सबसे लास्ट में, हम लोग आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे, जो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स हैं, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स हैं। जो आपकी बुक 1 का लास्ट पार्ट था, लास्ट वाला चैप्टर था, उसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। जॉब कॉस्टिंग है, उसकी थ्योरी है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूं। थ्योरी का तो मैंने आपको बताया है, जो 10 मार्क्स की थ्योरी आती है उसके लिए मैं आपको एंड में 2 या 3 क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपका 10 नंबर का थ्योरी पार्ट कवर करवा दिया जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव वर्क। इसे एक बार देख लेते हैं, इसे एक बार पढ़ते हैं हम लोग, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। Spoiled work is the quantity of production that has been totally rejected and cannot be rectified। यानी कि जो क्वांटिटी खराब हो चुकी है उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है, उसे बोलते हैं स्पॉइल्ड वर्क। और जो आपका डिफेक्टिव वर्क होता है वो ऐसा है कि जो परफेक्ट तो नहीं है, पर उसे हम ठीक करके परफेक्ट बना सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कोई मोबाइल है, उसकी स्क्रीन ठीक से नहीं आई, तो उस स्क्रीन को रिपेयर करके बेचा जा सकता है, जिसे रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आप जाएंगे अमेजन पे सर्च करेंगे और वेबसाइट पे सर्च करेंगे, रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट देखना, जो रेक्टिफाई करके बिकते हैं थोड़े कम दाम पर, उन्हें बोला जाता है। एंड ब्रॉट टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ परफेक्शन प्रोवाइडेड सम एडिशनल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। जी हाँ, ये जो डिफेक्टिव्स होते हैं इनको ठीक करने के लिए भी थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है। Normally, all the manufacturing operations are not fully successful. They result in turning out a certain amount of defective work. Nonetheless, over a period of time, it is possible to work out a normal rate of defectives for each manufacturing process, which would represent the number of defective articles which a process shall produce. In spite of due care, defects arise in the following circumstances। डिफेक्ट जो है दोस्तों दो टाइप के होते हैं। पहला जो है वो डिफेक्ट है जिसे हम रोक नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, और दूसरे टाइप का डिफेक्ट है जो कि अगर आप थोड़ा ढंग से काम करेंगे तो उस डिफेक्ट को बचाया जा सकता है और डिफेक्ट की जगह गुड क्वांटिटीज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये दो टाइप के यहाँ पर एक तरह से नॉर्मल डिफेक्टिव और एबनॉर्मल डिफेक्टिव यहाँ पर दे रखा है। अगर अपनी देसी भाषा में बात करें तो ये ऊपर वाला नॉर्मल है और नीचे वाला एब नॉर्मल डिफेक्टिव है। इनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो जरा देख लेते हैं और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। जो नॉर्मल डिफेक्टिव है आपके, व्हेन अ नॉर्मल रेट ऑफ डिफेक्टिव हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड, कितना तो डिफेक्टिव होना ही है, इफ द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इज विद इन द नॉर्मल लिमिट और इज नियर देयर टू, द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन विल बी चार्ज टू द होल जॉब एंड स्प्रेड ओवर द एंटायर आउटपुट ऑफ द बैच। यानी जैसा हम पहले करते थे वैसा ही अभी करेंगे। The number of defective units substantially exceeds the normal, the cost of rectification of the number which exceeds the normal will be written off as a loss in the costing P&L account। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे हम आपकी नॉर्मल कॉस्टिंग निकालते थे पर यूनिट की, कि इतनी मेरी टोटल कॉस्ट लगी, इतना नॉर्मल लॉस से मेरी रिकवरी हो गई। समझ रहे हैं, नेट कॉस्ट मेरी इतनी लगी
क्वांटिटी इतनी लाया था, नॉर्मल वेस्ट होना तय था, नॉर्मल डिफेक्टिव होना तय था, तो नेट क्वांटिटी की नेट कॉस्ट इतनी आई, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आई, यानी कि जो कॉस्ट लगी है वो गुड यूनिट्स में बट गई, यानी टोटल क्वांटिटी माइनस डिफेक्टिव इन नंबर ऑफ यूनिट्स में टोटल कॉस्ट बट गई। और अगर एबनॉर्मल है तो उसे कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देते थे। अगर ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप, यानी कि काम ठीक से नहीं करा उस वजह से डिफेक्टिव हो रहे हैं, तो उसे हम कहां डालेंगे, उसे हम राइट ऑफ कर देंगे। वेयर डिफेक्टिव इज ड्यू टू द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट रॉन्गली एक्सेप्टिंग इनकमिंग मटीरियल ऑफ पुअर क्वालिटी, जो मटीरियल रॉ मटीरियल मेरे पास आया है उसकी इंस्पेक्शन ठीक से नहीं करी, जिस वजह से गलत मटीरियल मैंने लगाया और डिफेक्टिव आइटम मैंने प्रोड्यूस करे, तो ये गलती है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की, उस वजह से मैं गलत रॉ मटीरियल एक्सेप्ट कर रहा हूं, और इसी कारण से कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन जो होगी विल बी चार्ज टू द डिपार्टमेंट एंड विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द बैच, यानी जो रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट होगी वो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के नाम में डाल दी जाएगी। उनकी गलती की वजह से हमारे पास गलत रॉ मटेरियल आए और हमने जो है प्रोडक्ट बनाया उसमें काफी डिफेक्टिव निकल कर आए। ये बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट था जो कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम हमेशा से जानते हैं कि जो नॉर्मल होता है वो तो प्रोडक्ट में बढ़ जाता है और एबनॉर्मल होता है वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाता है। और यदि ऐसा कोई लॉस है जो किसी डिपार्टमेंट की गलती की वजह से है तो वो उस डिपार्टमेंट के नाम चले जाता है। ये हम पहले भी बहुत बार करके आ चुके हैं। यहां पर दोस्तों एंट्री गिवन है और जो एंट्रीज हैं वो हम अभी नहीं करेंगे, एंट्रीज हम करेंगे लास्ट वाले चैप्टर में, और उसमें मैं ये वाली एंट्रीज भी आपको कवर करवा दूंगा। अच्छा, तो यहां पर एंट्री पास करने का क्वेश्चन आया है, इसे अभी हम नहीं करेंगे, एंट्री पास वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट में करेंगे। अभी हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अ शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 303। बहुत सारी जॉब होती है, एक जॉब का नाम दे रखा है, टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। उसने जो है जॉब की कॉस्टिंग करी है, एक तरह से उसने जॉब की कॉस्टिंग करी है। मटेरियल पर यूनिट 70 रुपीज लग रहा था, डायरेक्ट वेजेस जो थे वो 2.5 रुपए पर आवर के हिसाब से लग रहे थे 18 आवर्स के लिए, तो वो निकल कर आए 45। डिपार्टमेंट एक्स थे उसका 8 घंटा, डिपार्टमेंट वाई के 6 घंटे, डिपार्टमेंट जेड के 4 घंटे, टोटल थे 18 आवर्स। और जो चार्जेबल एक्सपेंस है वो 5 रुपए के और है पर यूनिट, तो टोटल 120 आया। इसमें इन्होंने प्रॉफिट जोड़ दिया और यहां पर इनके पास 160 रुपीज जॉब की कॉस्टिंग आ गई। एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है फॉर द ईयर 2019 ले लीजिए, 2021-22 ले लीजिए, यानी जो भी आपका ईयर है वो आप एज्यूम कर सकते हैं। वहां पर इन्होंने देखिए टोटल क्या डाला है, मटेरियल यूज्ड, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न 2.5 लाख रुपए, मटेरियल यूज कितना है 1.5 लाख रुपए, डायरेक्ट वेजेस कितनी है डिपार्टमेंट एक्स की, डिपार्टमेंट वाई की, डिपार्टमेंट जेड की, टोटल वेजेस कितनी है 30,000। स्पेशल स्टोर्स आइटम जो लगते हैं 4,000 रुपए के वो भी लगे हैं, ओवरहेड्स भी लगे हैं, बाकी ऊपर के खर्चे जो हैं और जो ऐसे हैं जिन्हें आप ट्रेस नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लगे ही हैं। डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड के इतने इतने लगे हैं। वर्क की जो कॉस्ट निकल कर आई है टोटल वो 2 लाख रुपए की यहाँ निकल कर आई है। ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल कर आया वो 50,000 का निकल कर आया है। यहां पर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन आ गया, सेलिंग एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिए, आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया 30,000 रुपीज का। यानी कि एक सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिया है, जहां पर सेल्स जो नेट सेल्स है उसमें से कॉस्ट माइनस करी है और 50,000 का प्रॉफिट आया है, और वहां से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंस माइनस करे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो है नहीं, सेलिंग एक्सपेंस है, उसे माइनस कर दिया और नेट प्रॉफिट निकल कर आ गया है। 11-12 की क्लास में भी ऐसा पीएनएल आपने देखा होगा। इट इज ऑल्सो नोटेड that average hourly rates for the 3 departments X, Y and Z are similar। आवरली रेट तीनों डिपार्टमेंट की ही सेम है, यानी कि अगर 1 घंटे काम करने के X डिपार्टमेंट में 10 रुपए मिलेंगे तो वही 10 रुपए Y डिपार्टमेंट में काम करने से मिलेंगे और वही 10 रुपए Z डिपार्टमेंट में भी काम करने से मिलेंगे, यानी कि X, Y एंड Z डिपार्टमेंट में 10-10 रुपए मिलेंगे पर आवर। ये एग्जाम्पल दिया है, 10 के अलावा कोई और रेट भी हो सकती है, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है
कि एक्स वाई और जेड में तीनों में पर आवर की रेट सेम रहेगी। आपको क्या बताना है, आपको जॉब शीट बनानी है, जॉब की कॉस्ट शीट बनानी है। आपको कैलकुलेट करना है एंटायर रिवाइज कॉस्ट यूजिंग 2019 एक्चुअल फिगर्स एज बेसिस। आपको 20% ऐड करना है टोटल कॉस्ट में सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि 20% ऑफ द कॉस्ट विल बी योर प्रॉफिट। इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहना चाहता है आपसे। चलिए यहां पर हम इसकी कॉस्टिंग निकालना स्टार्ट करते हैं। एक जॉब कॉस्ट शीट बना लेते हैं। मैं आपको यहां पर आंसर नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि हम इसका आंसर खुद निकालेंगे अपने नोट्स में। हम लोग जॉब 303 की कॉस्टिंग निकालेंगे। 303 जॉब है ना, इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे बेस्ड ऑन दी एक्चुअल फिगर्स। यानी कुछ नहीं करना, आपको इस जॉब की कॉस्ट निकालनी है, इस पर्टिकुलर जॉब की। यहां पर अमाउंट लिखेंगे आप, यहां पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे आप, और फिर यहां पर आप स्टार्ट करेंगे कि भाई मटेरियल जो है वो पर यूनिट आपको मिलेगा 70 रुपीज का। मटेरियल जो है आपको 70 रुपए का मिलेगा, यानी कि एक जॉब में 70 रुपए का मटेरियल लगेगा, और जो जॉब है वो तो एक यूनिट ही है, राइट। आपको एक यूनिट बनाने का ऑर्डर आया है तो 70 रुपए तो मटेरियल के लगेंगे ही। जो वेजेस है दोस्तों वो 2.5 रुपए पर आवर की है, पर हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं, जो लेबर है वो डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड की कितनी कितनी होगी, तो 2.5 रुपए पर आवर के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय जितना जितना आवर्स यहाँ पे काम हुआ है। 8 घंटे काम हुआ है डिपार्टमेंट एक्स में, और उसके बाद 6 घंटे काम हुआ है डिपार्टमेंट वाई में, और 4 घंटे काम हुआ है डिपार्टमेंट जेड में। अगर इन तीनों का अलग अलग निकाला जाए तो आप पाएंगे कि आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 आया 20, ये आया 20। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 आया आपका 15, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आधा ही आएगा 10, यानी कि टोटल कितना आ गया, टोटल 45 पर यूनिट की वेजेस आई है। बट हमने अलग अलग शो करा है, जितनी डिटेल शो करोगे उतना बेटर है। इसके बाद दोस्तों चार्जेबल एक्सपेंसेस भी हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, 5 रुपए पर यूनिट के और लगेंगे, और ऐसे करके आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, 70 में 45 और 5 यानी 50 प्लस कर दो 70 में, तो 120 रुपीज आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में दोस्तों अगर मैं यहां पर एक्चुअल डेटा देखता हूं, तो यहां पर मुझे पता लग रहा है कि जब टोटल में पूरे साल का देखता हूं तो वहां पर ओवरहेड्स भी मेरे होते हैं, पर जो क्वेश्चन है उसमें ओवरहेड्स की डिटेल मिसिंग है। आपसे मांगा गया है कि आप एक्चुअल वाली चीजें देखकर एक जॉब शीट आप बनाएं। तो जब भी आप जॉब शीट बनाते हैं तो उसमें आप ऐसे कस्टमर की डिटेल, कब स्टार्ट किया काम, कब खत्म किया, जॉब का नंबर क्या है वो तो लिखेंगे ही, और साथ में आप डिटेल्ड जॉब शीट प्रिपेयर भी करेंगे। तो यहां पर जो मटेरियल था, मटेरियल हमने देखा, लेबर था, लेबर हमने देखा, ये क्वेश्चन में ही गिवन था, क्वेश्चन से हमने उतार लिया। पर जॉब शीट में मुझे लगता है कि हमें ओवरहेड्स भी ऐड करने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में तो ओवरहेड्स का खर्चा भी होगा, पर कितना इस जॉब में ओवरहेड लगेगा वो हमें नहीं पता। तो हम टोटल से देख सकते हैं कि अगर टोटल यहां पर इतनी वेजेस है तो इतना ओवरहेड बन रहा है। अगर टोटल इतनी वेजेस है तो इतना ओवरहेड बन रहा है, इतनी वेजेस है तो इतना ओवरहेड बन रहा है। सर वेजेस का ही देखेंगे क्या, ये हमने एजम्पशन लिया, आप चाहें तो कोई और एजम्पशन ले लेना, पर जनरली देखा गया है कि आप लेबर आवर के बेसिस पे ही ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, मशीन आवर या लेबर आवर। तो यहां पर लेबर गिवन है, इसलिए आप लेबर आवर के बेसिस पे या लेबर की कॉस्ट के हिसाब से आप लोग यहां पर ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, क्योंकि लेबर आवर तो गिवन नहीं है टोटलिटी में, पर वेजेस का अमाउंट गिवन है, ओवरहेड का अमाउंट गिवन है। यानी कि डिपार्टमेंट एक्स का जितना वेजेस है उससे 50% जो है वो ओवरहेड का खर्चा भी होता है डिपार्टमेंट एक्स में। तो यहां पर जो मेरा डिपार्टमेंट एक्स है उसमें 20 रुपए का जो लेबर लग रहा है, तो यहां पर मुझे पता है कि जो ओवरहेड लगेगा वो 10 रुपए का लग जाएगा। अगर मैं डिपार्टमेंट 2 की बात करूं तो 12,000 यहां पर है वेजेस, और 9,000 यहां पर क्या है, ओवरहेड्स। तो अगर टोटलिटी में डिपार्टमेंट वाई में 12,000 वेजेस होने पर 9,000 के ओवरहेड्स होते हैं,
तो ये कितना हो गया 75%। तो सिमिलरली मैं यहां भी कह सकता हूं कि 15 रुपए का 75% कितना होगा 11.25। और डिपार्टमेंट जेड में ओवरहेड्स कितने लगेंगे वो आप देख सकते हैं, यहां पर 8000 है। वेजेस ओवरहेड्स का जो 25% है वो यहां पर लग रहा है, तो 10 का 25% होता है 2.5। टोटल करके देखेंगे कितना आएगा 10 रुपए प्लस 11.25 प्लस 2.5 26.25। आपके आंसर में क्या किया हुआ है देख लेते हैं। आपके आंसर में 23.75 आ रहा है, क्या हमने गलत कर दिया क्या? 10 11.25 और 2.5, हाँ हमने कुछ गलत कर दिया। 10 11.25 प्लस 2.5 23.75 आएगा। जी हाँ, इसे आप ठीक कर लीजिएगा 23.75। आगे का क्वेश्चन आपकी बुक से करेंगे। तो यहां पर जो ट्रिक थी दोस्तों वो ये थी कि ओवरहेड की कॉस्ट इस पर्टिकुलर जॉब में हम कितनी डालें, क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट हमें तो पता है ये कॉस्ट लगती है, और इसीलिए हमने टोटालिटी में देखा कि वेजेस का कितना परसेंट ओवरहेड्स आ रहा है, तो वही परसेंटेज हमने हर डिपार्टमेंट का अपनी जॉब कॉस्ट शीट में इंक्लूड कर दिया। सेलिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो यहां पर आ रहे हैं 20,000। वो यहां पर कितने आ रहे हैं 20,000 रुपीज के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो कि वर्क कॉस्ट का 10% है। वर्क कॉस्ट का 10% है। वर्क कॉस्ट कितनी है 2 लाख, तो वर्क कॉस्ट का परसेंटेज बेसिस पर ही यहां पर हमने निकाला है। ये एजम्पशंस आप लिख कर आएंगे, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, पर आपको देखना है कि यार सेलिंग एक्सपेंस अगर वहां पर भी लगा है तो मैं यहां भी लगाऊंगा। क्वेश्चन में गिवन नहीं है कितना डालना है, तो इसीलिए आपने एक सर्टेन परसेंटेज बेसिस पर ले लिया, जैसे हम कॉस्ट शीट बनाते हुए लेते थे, और वो एजम्पशंस आप अपनी लिखकर आ सकते हैं। तो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट यहां पर और ऐड कर दिया है। टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 20% बोला था प्रॉफिट जोड़ने के लिए, जोड़ दिया, और ऐसे सेलिंग प्राइस आपने एक जॉब की निकाल ली है। जो उसके सुपरवाइजर ने बनाया था वो बिल्कुल ही गलत जॉब शीट बनाई थी, क्योंकि उसने ओवरहेड और सेलिंग एक्सपेंस डाले नहीं थे। पर अगर मैं टोटालिटी में देख रहा था पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहां पर ओवरहेड का खर्चा भी आ रहा था और सेलिंग एक्सपेंस का खर्चा भी आ रहा था। मैंने जो जॉब की कॉस्ट शीट बनाई है वो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर बनाई है। यहां पर जो है इन्हें तीनों चीजें एक ही लाइन में देनी चाहिए थी, क्योंकि यहां से कंफ्यूजन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको 3 चीजें करनी है क्वेश्चन में, जबकि आपको करनी एक ही चीज है कि जॉब शीट बनानी है, और जॉब शीट बनाते वक्त आपको 2019 की जो एक्चुअल फिगर है उसको ध्यान में रखना है, और साथ में आपको प्रॉफिट का 20% और ऐड करना है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी थी, पर आपको बनाना तो सिर्फ जॉब कॉस्ट शीट ही था और कुछ नहीं बनाना था। इसकी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज आज की क्लास में देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके मैं आपको नोट्स भी दूंगा। जॉब कॉस्टिंग की कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। एक तो बहुत कॉस्टली मेथड है, एक एक जॉब की कॉस्ट निकालनी पड़ रही है। बहुत ही लेबर ओरिएंटेड मेथड है, हालांकि आजकल कंप्यूटर बेस्ड भी हो गया है। क्लरिकल प्रोसेस है, बहुत सारे एरर होने के चांसेस हैं। एक जॉब की कॉस्ट निकालनी है, भाई इकट्ठे निकाल लो ना पूरे साल की, एक एक जॉब की निकालनी है, बहुत टाइम लगेगा उस जॉब की कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि कंपनी में कई सारे तरीके की जॉब आती है और वो टोटालिटी में कॉस्टिंग उसी देखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही है, और वो प्रोडक्ट के अलग अलग ऑर्डर्स आते हैं, बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। तो आप तो जितने भी ऑर्डर आ जाए, आप हर ऑर्डर की कॉस्टिंग थोड़ी ना देखते हैं। आप हर ऑर्डर की कॉस्टिंग नहीं देखते, आपने टोटालिटी में निकाला होता है, अपनी एक बजटेड कॉस्ट शीट बनाई होती है। इतनी मेरी बजटेड कॉस्ट आएगी, इतना मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा, इतना मैं सेलिंग प्राइस तय करूंगा, और फिर जितने जितने ऑर्डर आते हैं आप उस हिसाब से बनाते रहते हैं और पैसे कमाते रहते हैं, और फिर पूरे साल में देखते हैं कि एक्चुअल कितना आया। आपने जो बजट बनाया या जो स्टैंडर्ड सेट करा उससे आप एक्चुअल को कंपेयर करके वेरिएशन निकालते हैं, उसको दूर करते हैं, पर आप एक एक ऑर्डर की कॉस्टिंग नहीं निकालते। यदि वो एक एक ऑर्डर की कॉस्टिंग निकालनी पड़ जाए तो जॉब कॉस्टिंग हो जाएगा एक तरह से, और उसमें बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ सकता है। इट इज नॉट सुटेबल इन इन्फ्लेशनरी कंडीशन, यानी कि जहां पर महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है वहां पर इस मेथड को हम फॉलो नहीं करें तो ही ज्यादा बेटर है। कारण यह है कि इससे हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी अगर हम महंगाई वाली जगह पर ऐसे एक एक जॉब की कॉस्ट और निकालने लग गए तो, और अल्टीमेटली तो हम कस्टमर से ही चार्ज करेंगे, तो वो एक अच्छा मेथड नहीं माना जाएगा। प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्ट विल बी मीनिंगलेस इफ देयर इज एनी चेंज इन द मार्केट कंडीशन। जी हाँ, आपने एक जॉब की कॉस्ट निकाली, मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, तो आप उस जॉब की कॉस्ट को आगे यूज नहीं कर सकते हो। कुछ भी एस्टिमेट करने के लिए आपको फिर से सारी चीजें देखनी पड़ेगी। हालांकि इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि आप ईच जॉब की कॉस्ट पता लगा सकते हो,
तो हर जॉब की क्या कॉस्ट लगी आपको पता रहेगी, ये जॉब की कॉस्ट थी, ये जॉब का प्रॉफिट, ये जॉब की सेलिंग प्राइस, टोटल मैंने इतना कमाया एक जॉब से। प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प करता है ये। साथ में जो मटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट है हर जॉब की, वो कंट्रोल कर सकते हो कि एक जॉब में कितना ओवरहेड, एक जॉब में कितना लेबर, एक जॉब में कितना मटेरियल लग रहा है, अगर मुझे वो कंट्रोल करना है तो मैं वो भी कर सकता हूं। स्पॉइलेज है, डिफेक्टिव है, डिटेक्टिव लिखा हुआ, डिटेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव है। स्पॉइलेज है, डिफेक्टिव है, कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी फिक्स्ड and the budgetary control and standard costing can be applied in job costing. A completely theoretical question and I prefer 90% practical। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ना कि ये एडवांटेज डिसएडवांटेज। दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज आती है, बहुत है। पता है क्या मेथड होता है, बहुत है। आपको अल्टीमेटली 90 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना है, ना कि थ्योरी में आपको फंसना है।